एवरीवन, हम फोटोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज जैवलोंस्की डायग्राम। जैवलोंस्की डायग्राम आपका लास्ट क्लास में जो आपने टॉपिक्स किए थे फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, उसी से रिलेटेड ही है। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस का प्रोसेस आपका डी एक्साइटेशन का प्रोसेस था, तो ये जैवलोंस्की डायग्राम वही डी एक्साइटेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है कि आपका कोई भी पार्टिकल अगर लाइट की प्रेजेंस में अगर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वहां से फिर डी एक्साइट जब हो रहा होता है तो उस टाइम पे हमने अभी तक पढ़े थे दो प्रोसेस कि या तो वो फ्लोरोसेंस के थ्रू वापस आएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट पर वापस आएगा, या फिर वो हमारा ये फॉस्फोरेसेंस के थ्रू वापस आएगा। फर्स्ट वन इज द फ्लोरोसेंस, सेकंड वन इज द फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस ये दो प्रोसेस पढ़ा तो इसके अलावा एक और प्रोसेस था केमिल्यूमिनेसेंस, बट वो इन्हीं का पार्ट है, या यूं कह लो कि ये दोनों उसी के पार्ट है, तो हमें उसके बारे में इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर ये जैवलोंस्की डायग्राम जो है ये एक्सप्लेन करेगा हमें कि फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के अलावा भी कोई प्रोसेस हो रहा होता है क्या, कि जैसे हमने कहा कि भाई किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लाइट रेडिएशन अगर फॉल की जाती है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। उसके पार्टिकल्स, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वो क्वांटा की फॉर्म में एक्सप्लेन हमने ये कर चुके हैं कि क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने अब्सॉर्ब किया पार्टिकल ने, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने पास नहीं रखेगा। अगर वो अपने पास नहीं रखेगा तो वो इसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगा, और वो प्रोवाइड करने के टाइम पे अपने लेवल से हायर एनर्जी लेवल को, जहां पर इसके उस जितनी अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर अब्सॉर्ब हुई है, जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी के लेवल के इक्वल लेवल पर वो उसको ट्रांजिशन करा देगा और वो एक्साइटेड होकर हमारा किसी हायर लेवल में चला जाएगा। वो पार्टिकल या वो कह लो वो इलेक्ट्रॉन जो है जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की होगी, जिस भी लेवल के इक्वल उसकी एनर्जी होगी, वो वहां पर उसकी एनर्जी को ट्रांजिशन कराकर वो मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन का प्रोसेस कराएगा और एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, 10⁻⁻13 सेकेंड तक, मतलब इतना फास्ट प्रोसेस होगा कि इतने से टाइम ड्यूरेशन में ही ये एक्साइट होके हमारा हायर लेवल पर चला जाएगा। हमें वो चीज एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, बट ये प्रोसेस क्या होगा, जैसे लाइट रेडिएशन आई, अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ, अब्सॉर्ब होते ही वो फटाक से क्या कर जाएगा, यहाँ से ट्रांजिशन कर जाएगा। तो अब ट्रांजिशन करने के बाद उसके बाद के प्रोसेस थे ना हमारे फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस की हेल्प से ये हमारा डी एक्साइट होता है, क्योंकि हायर लेवल पर भी जो पार्टिकल गया है वो भी हमारा किसी दूसरे लेवल से आया है, ये भी अपने पास अपने उस पार्टिकल को नहीं रखेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से इस पार्टिकल को जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आया है उसको डी एक्साइट करेगा, और डी एक्साइट भी हमारा बहुत फास्ट प्रोसेस होगा। ये 10⁻⁻6 सेकेंड में ही ये काम हो जाता है कि डी एक्साइटेशन का प्रोसेस भी ये बहुत ही फास्ट करेगा। तो डी एक्साइटेशन के बाद ये क्या करेगा यहाँ पर कि ये अपने मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको डी एक्साइट करने में दो प्रोसेस करता है। दो प्रोसेस कौन से हैं, फर्स्ट इज द फ्लोरोसेंस, सेकंड इज द फॉस्फोरेसेंस। मतलब या तो ये फ्लोरोसेंस के थ्रू वापस आएगा या फॉस्फोरेसेंस के थ्रू वापस आएगा। अभी तक हमने यही पढ़ा था, बट जब जैवलोंस्की इस चीज को अपोज करता है, वो कहता है कि ये जो डी एक्साइटेशन का प्रोसेस है ये फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के अलावा भी हो सकता है। अब वो अलावा में क्या बात बोलेगा, देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ था, एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो पार्टिकल डिसाइड करता है वो दो प्रोसेस के थ्रू जा सकता है, या तो वो फिजिकल चेंज करेगा या वो खुद में केमिकल चेंज करेगा। अगर वो केमिकल चेंज कर रहा है तो यहाँ से जो एक्साइटेड पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी को केमिकल चेंज में यूज कर देगा। अगर वो केमिकल चेंज करने के लिए कैपेबल नहीं है तो फिर वो हमारा फिजिकल चेंज के प्रोसेस को फॉलो करेगा, और फिजिकल चेंज में ही हमारे ये दोनों प्रोसेस आ रहे थे, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। तो केमिकल चेंज तो हमारा फंडा ही अलग हो जाता है, वो तो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंडर चला जाता है। बट अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें कि इस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है कि ये सिर्फ फिजिकल चेंज ही कर सकता है, तो वो या तो फॉस्फोरेसेंस का प्रोसेस करेगा या फ्लोरोसेंस का प्रोसेस करेगा। बट इसके अलावा अब ये बात आती है कि कौन सा पार्टिकल फ्लोरोसेंस में जाएगा, कौन सा पार्टिकल हमारा फॉस्फोरेसेंस के अंदर जाएगा। तो उसके लिए हमें इनकी एक्साइटेड स्टेट्स या इसके ग्राउंड स्टेट
पड़ेगी हमें। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है आपकी, कि आप सपोज करो आपके पास कोई ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल है, वो पार्टिकल पेयर्ड फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, पेयर्ड फॉर्म में मतलब उसकी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे है, क्लॉकवाइज, और दूसरी इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर उसकी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में किसी भी पार्टिकल के पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और साथ के साथ उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में दोनों में ऑपोजिट स्पिन अगर एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली स्पिन अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता ही है कि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मतलब स्पिन एग्जिस्ट करेंगी वहां पर। और यहाँ पर जब हम इस एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट है, इस पर जब कोई लाइट रेडिएशन फॉल करेंगे और अगर ये पार्टिकल हमारा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, तो अब्सॉर्ब करने के टाइम पे ये अब्सॉर्ब करते ही ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाने के टाइम पे ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस होने की वजह से ये अपनी स्पिन को चेंज नहीं कर पाता। आज सपोज करो, देखो इसके पास अगर मान लो ये वाला पार्टिकल मेरा जा रहा है एक्साइटेड स्टेट की तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जिसको कि मैंने क्लॉकवाइज बोला है, सपोज हमारा ये वाला पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा रहा है, अभी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएगा, तो इसके पास दो चांस हो सकते हैं। एक ये वाला पार्टिकल तो मेरा एज इट इज रहेगा, अब ये पार्टिकल जो है मेरा इसी स्पिन के साथ भी एक्साइट हो सकता है, जब एक्साइट होगा तो मतलब क्लॉकवाइज स्पिन भी रख सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये पार्टिकल, इसी पार्टिकल की बात कर रही हूँ, नीचे वाला जो हमारा जो एक्साइट नहीं हुआ है वो तो एंटी क्लॉक में ही रहेगा, बट जो ये मेरा क्लॉकवाइज वाला है ये अपनी स्पिन को चेंज भी कर सकता है और ये इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो इस पार्टिकल के पास हमारी दो प्रोबेबिलिटी बनती है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट की बात है और यहाँ पर ये मेरे एक्साइटेड स्टेट्स हैं, एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक एक्साइटेड स्टेट का ही एग्जांपल है। तो इस जो ग्राउंड स्टेट का पार्टिकल है, इस ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल के पास हमारी दो प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं। दो प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है कि एक तो ये उसी स्पिन के साथ एक्साइट हो जाए, दूसरा ये हमारा स्पिन को चेंज कर ले ड्यूरिंग एक्साइटेशन, ये भी हमारा एक्साइटेड पार्टिकल ही है। तो इसमें अगर वो स्पिन चेंज कर लेता है या स्पिन सेम रखता है, तो अगर हमें उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात अगर करनी है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, 2s + 1, s आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिन एटॉमिक नंबर, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। स्पिन क्वांटम नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, अगर हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं क्लॉकवाइज की स्पिन अगर 1 + 1/2 लेती हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की मेरी स्पिन क्या होती है, -1/2। तो अगर मैं s जो है स्पिन क्वांटम नंबर अगर कैलकुलेट करूँ ग्राउंड स्टेट के लिए, तो वो इक्वल आएगा एक की स्पिन +1/2, प्लस करना होता है वैसे तो, बट दूसरे की स्पिन हमारी क्या है, -1/2, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1/2 - 1/2 दैट मीन्स 0, और s अगर 0 आ रहा है तो जब मैं यहाँ s की वैल्यू पुट करूंगी तो 2 × 0 + 1 इक्वल आया मेरा 1 के, और 1 मीन्स हम इसको सिंगलेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब मेरी ग्राउंड स्टेट जो है जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो मेरा किस फॉर्म में है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। मेरी ग्राउंड स्टेट कैसी है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट्स की, एक्साइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि अब आप इसका स्पिन क्वांटम नंबर और इसका स्पिन क्वांटम नंबर दोनों ऐड करोगे तो s की वैल्यू जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है वो किसके इक्वल आएगी, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की स्पिन वैल्यू -1/2 ले रही हूँ तो यहाँ पर क्लॉकवाइज की क्या होगी, +1/2। सिमिलर वे में यहाँ भी देख लो, इसकी क्या होगी -1/2 और इसकी भी क्या होगी -1/2। तो यहाँ जब हम टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा इक्वल आएगा -1/2 + 1/2 दैट मीन्स 0। अगर ये 0 आ रहा है तो 2s + 1 मेरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 0 + 1 दैट मीन्स 1 के। ये भी हमारा कैसा है, सिंगलेट हुआ, ये हमारा सिंगलेट आया। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट भी हमारी सिंगलेट आई, एक एक्साइटेड स्टेट भी हमारी सिंगलेट आ गई है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें क्वांटम नंबर की, स्पिन क्वांटम नंबर की, तो -1/2 - of 1/2 is equal to
ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जब मैं 2s प्लस 1 कैलकुलेट करूंगी तो 2s प्लस 1 मेरा किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये मेरा क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट। ये मेरी एक्साइटेड स्टेट कैसी आई है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब ये बात आती है कि ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी हुई ना, प्रोबेबिलिटी की चांसेस है कि भाई ये मेरा जो ग्राउंड स्टेट का पार्टिकल था वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के टाइम पे सेम स्पिन भी रख सकता है जिस स्पिन के साथ वो गया था, और अपनी स्पिन को चेंज भी कर सकता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने का टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम होता है। 10⁻⁻13 सेकंड में ही वो ट्रांजिशन कर जाता है। जो पार्टिकल मेरा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाने वाला था वो 10⁻⁻13 सेकंड में ही ट्रांजिशन कर जाता है। और अगर इतने कम टाइम में ट्रांजिशन करता है तो इस पार्टिकल के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि अपनी स्पिन को चेंज कर ले, कि अपनी स्पिन के जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर ले, कि यहाँ से अगर ये क्लॉकवाइज गया है तो यहाँ पर भी ये क्लॉकवाइज ही रहेगा, क्योंकि इसके पास टाइम ही बहुत कम था तो इस वजह से क्लॉकवाइज ही रहा। बट इन केस अगर उसे इतना टाइम मिल जाता है कि भाई वो हमारा अपनी स्पिन को चेंज कर ले, जो हमारा ग्राउंड स्टेट का पार्टिकल के पास स्पिन है वही सेम वो इतने वहां जाते हुए अपनी स्पिन को चेंज कर लेता है, और स्पिन चेंज करने के बाद वो हमारा किस स्टेट में चला जाता है, ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा। और अगर वो स्पिन चेंज नहीं कर पाता तो उसकी एक्साइटेड स्टेट कैसी रहेगी, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट रहेगी। और अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तब भी वो कैसी स्टेट में है, सिंगलेट स्टेट में ही है। इसका मतलब हमारी ग्राउंड स्टेट तो हमेशा कैसी रहने वाली है, सिंगलेट ही ग्राउंड स्टेट रहेगी। बट अगर आप एक्साइटेड स्टेट की बात करते हो तो आपकी एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट भी हो सकती है और आपकी एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट भी हो सकती है। हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। बट अब यहाँ से ये आइडिया लगाइए कि भाई वो ज्यादातर चांसेस किसके हैं, एक्साइटेड स्टेट जो हमारी दो बन रही हैं इनमें ज्यादातर ये प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करो तो वो हमारी सिंगलेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हमने कहा भाई वो एक्साइटेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो अपनी स्पिन को चेंज कर ले। अगर वो स्पिन को चेंज नहीं कर पाता तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो हमारी यही है ना कि भाई वो सिंगलेट में ही रहेगा, वो अपनी स्पिन को चेंज नहीं कर पाएगा। बट कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज होने की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से वो इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होने की वजह से वो अपनी स्पिन को चेंज कर लेगा और स्पिन चेंज कर लेता है तो वो किस में चला जाएगा, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब वो ट्रिपलेट एक्साइट अब जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट तो हमेशा कैसी रहेगी, सिंगलेट रहेगी। और अगर हम एक्साइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो हमारी सिंगलेट भी हो सकती है और ट्रिपलेट भी हो सकती है। और आपको ये भी पता होगा कि एक्साइटेड स्टेट्स जो है वो कोई एक तो होती नहीं है, वो नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। जैसे अब हमारे पार्टिकल के पास ग्राउंड स्टेट तो फॉर श्योर एक ही होगी कि वो किसी ग्राउंड स्टेट से पार्टिकल जा रहा है। बट एक्साइटेड स्टेट नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। अब जितनी भी लाइट जो भी लाइट रेडिएशन हमारे सब्सटेंस पर फॉल की जाती है वो सब्सटेंस क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब वो जो अमाउंट उसने अब्सॉर्ब किया उस मान लो यहाँ इसने कुछ अमाउंट अब्सॉर्ब कर लिया। अब अब्सॉर्ब किया हुआ अमाउंट वो डिपेंड करता है एक्साइट होके किस पे जाएगा, जितना अमाउंट अब्सॉर्ब हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन कर जाएगा। अगर उसने इतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब की थी कि वो इसी लेवल तक जा सकता है तो वो ट्रांजिशन करके यहाँ जाएगा। बट सपोज करो उसने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है तो वो एक्साइट होके हमारे हायर लेवल्स पर भी जा सकता है। तो हमारे ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी तो एक ही है बट हमारी एक्साइटेड स्टेट जो है वो ज्यादा भी हो सकती है। एक्साइटेड स्टेट अभी हमने कहा ग्राउंड स्टेट कैसी होती है, ग्राउंड स्टेट सिंगलेट होंगी। बट एक्साइटेड स्टेट जो है आपकी एक्साइटेड स्टेट वो सिंगलेट भी हो सकती है और ट्रिपलेट भी हो सकती है। वो चीज हमने डिस्कस कर ली है, सिंगलेट कब होगी और ट्रिपलेट कब होगी। सिंगलेट कब होगी, अगर उसके पास हमारा ये ड्यूरिंग ट्रांजिशन अपनी स्पिन को चेंज करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो टाइम लैग बहुत कम है तो इसकी वजह से वो अपनी स्पिन को चेंज अगर नहीं कर पाता है तो वो सिंगलेट स्टेट में ही रहेगा, वो पार्टिकल सिंगलेट स्टेट में मतलब ट्रांजिशन करके जाएगा। बट अगर वो अपनी ट्रांजिशन के ड्यूरिंग अपनी स्पिन को चेंज कर लेता है तो वो हमारा ट्रिपलेट में जाएगा। अब हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स हैं। अब वो नंबर ऑफ एक्साइटेड
स्टेट्स में हमारी सिंगलेट्स भी हो सकती हैं और हमारी ट्रिपलेट स्टेट्स भी हो सकती हैं। तो सपोज करो हमारे पास ग्राउंड स्टेट जो है उसको हम सिंगलेट ही फॉर्म में रखेंगे, तो वो हम मान लेते हैं S नोट, कि जो ग्राउंड स्टेट है उसको हम S नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ नीचे रख देते हैं, जो मेरी ग्राउंड स्टेट है वो सिंगलेट ही रहेगी हमेशा, तो वो मैं S नोट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब उसके बाद जब हम एक्साइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट्स आपकी मोर देन वन हो सकती हैं, और मोर देन वन हो सकती हैं तो मोर देन वन सिंगलेट भी हो सकते हैं एंड मोर देन वन ट्रिपलेट स्टेट्स भी हो सकती है। तो सपोज करो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है सिंगलेट में S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, S2, S3, ये मेरी सिंगलेट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट की सेकंड एक्साइटेड स्टेट और सिंगलेट की थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये इस तरह से हो जाएंगी। अब अगर उसके बाद हम बात करें ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स की, तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट भी मोर देन वन पॉसिबल है। तो अगर मोर देन वन पॉसिबल है तो हमारी फर्स्ट ट्रिपलेट की रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ट्रिपलेट T1 से रिप्रेजेंट किया, सेकंड जो एक्साइटेड स्टेट है ट्रिपलेट की वो T2 से रिप्रेजेंट किया, और थर्ड जो एक्साइटेड स्टेट है वो T3 से रिप्रेजेंट किया। एक चीज ध्यान रखना, जो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ सिंगलेट एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ ट्रिपलेट की जो एनर्जी है, एनर्जी गैप जो है, हम अगर इनकी दोनों की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट। इसका मतलब ES1 की एनर्जी ज्यादा होगी ET1 से, ES2 की एनर्जी ज्यादा होगी ET2 से, इसी तरह से ES3 की एनर्जी ज्यादा होगी ET3 से। ध्यान से देखो कि हमने पहले सिंगलेट्स की बात की, सिंगलेट्स भी हमारे मोर देन वन सिंगलेट्स हो सकते हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट्स जो है वो हमारी मोर देन वन हो सकती है। ग्राउंड स्टेट को हम पूरा यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ग्राउंड स्टेट है वो तो हमेशा सिंगलेट ही होगी, वो चीज हमने प्रूफ भी कर दी है कि जो ग्राउंड स्टेट है वो हमेशा सिंगलेट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, तो वो हमारी सिंगलेट होगी। उसके बाद अगर हम एक्साइटेड स्टेट्स की बात करें, हमारी दो प्रोबेबिलिटीज आई थी। दो प्रोबेबिलिटीज क्या थी, एक हमारी सिंगलेट हो सकती है, दूसरा हमारी ट्रिपलेट हो सकती है। सिंगलेट कब हो सकती है, जब हमारा जो एक्साइटेड पार्टिकल है, जो एक्साइट होकर पार्टिकल जा रहा है, अगर वो अपनी स्पिन को चेंज नहीं कर पाता है तो वो हमारा ट्रांजिशन करके कहाँ जाएगा, सिंगलेट्स में जाएगा। बट अगर उसके पास इतना टाइम है कि वो अपनी स्पिन को चेंज कर ले, अपनी स्पिन को क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में चेंज करने के लिए कैपेबल है, तो उस टाइम पे वो किस में जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा और ट्रिपलेट स्टेट में अपनी ट्रांजिशन को करेगा। उसके बाद अब नंबर ऑफ हमारी सिंगलेट स्टेट्स हो सकती है, नंबर ऑफ हमारी ट्रिपलेट स्टेट्स हो सकती हैं। अब सिंगलेट स्टेट में हमने रिप्रेजेंट किया ग्राउंड स्टेट को तो S0 से या S नोट से, और एक्साइटेड स्टेट्स वाली जो सिंगलेट्स हैं उनको हमने S1 से, S2 से और S3 से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपलेट्स की, तो ट्रिपलेट में भी हमारी फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, और सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, और थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, और नंबर ऑफ ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स हो सकती हैं। तो उनको हमने T1 से, T2 से और T3 से रिप्रेजेंट किया। अब जब हमने ये रिप्रेजेंट कर दिए और हमने ये चीज भी ऑब्जर्व कर ली कि नंबर ऑफ सिंगलेट्स है, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एक्साइटेड स्टेट्स है, तो उनमें हमने अब ये देखना है कि फर्स्ट सिंगलेट में और फर्स्ट ट्रिपलेट में से कौन कम एनर्जी का होगा, कौन ज्यादा एनर्जी का होगा। तो आपकी सिंगलेट वाले की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट वाले की। फर्स्ट सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट ट्रिपलेट जो है एक्साइटेड स्टेट से, तो ES1 इज ग्रेटर देन ET1, ES2 सिमिलर वे में इन सभी की भी ES2 इज ग्रेटर देन ET2, ES3 इज ग्रेटर देन ET3। यहाँ पर E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने ये तो देख लिया है कि कहाँ से ट्रांजिशन होगी और कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कहाँ कहाँ पॉसिबल है, हम ये बात करके चल रहे हैं। जरूरी नहीं है ट्रांजिशन हमारी यहाँ से यहाँ ही होगी, या यहाँ से यहाँ ही होगी, या यहाँ से यहाँ होगी, या इनमें भी हम अगर पॉसिबिलिटी माने तो जरूरी कहीं पर भी हम फिक्स नहीं कर सकते कि कहाँ ट्रांजिशन होने वाली है। वो डिपेंड करेगा कंप्लीटली कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारे पार्टिकल ने अब्सॉर्ब की, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रांजिशन करके चला जाएगा। कम अगर उसने अमाउंट एनर्जी का अब्सॉर्ब किया तो फर्स्ट पे ट्रांजिशन कर जाएगा, और अगर उससे ज्यादा अब्सॉर्ब किया हुआ है तो वो हमारा सेकंड पे ट्रांजिशन कर जाएगा, और ज्यादा किया हुआ है तो वो हमारा थर्ड पे ट्रांजिशन कर जाएगा, या उससे ज्यादा है तो उससे भी अबव
वाले लेवल्स पर वो ट्रांजिशन कर जाएगा। तो यहाँ तो बात हुई ट्रांजिशंस की। अब हमें बात करनी है, जब लोन्स्की ने जिस तरह से इन ट्रांजिशंस की बात की है उसमें हमें फ्लोरोसेंस और ये क्या नाम है फॉस्फोरेसेंस दोनों को इन्वॉल्व करना है और साथ में कुछ प्रोसेस और भी रखेगा, उन चीजों के बारे में हमें बात करनी है। अब हमारा रफली अब आप लोगों को लग चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको कंप्लीटली जब लोन्स्की डायग्राम को एक प्रॉपर वे में हम समझेंगे। अब आप लोगों को देखो ये पता चल चुका है कि भाई हमारे पास सिंगलेट स्टेट्स होती हैं, ट्रिपलेट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट मतलब एक ही एक्साइटेड लेवल की सिंगलेट स्टेट्स भी हो सकती हैं और ट्रिपलेट स्टेट्स भी हो सकती हैं। सिंगलेट स्टेट्स की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट की, और जो हमारा जो ग्राउंड स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट जो है हमारा वो सिंगलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम अब करते हैं जब लोन्स्की डायग्राम को कंप्लीटली डिफाइन करेंगे इसको। अब देखिए जब लोन्स्की डायग्राम में हम डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस क्यों कह रहे हैं, वो डी एक्साइटमेंट में कुछ अलग अलग 4-5 तरह के प्रोसेस करता है, 4 तरह के प्रोसेस करेगा वो, तो वो चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। तो हमें सब पता ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ हमें बात करनी है अलग अलग प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट को ड्रॉ करेंगे। ग्राउंड स्टेट मेरी S0 से रिप्रेजेंट की जाएगी क्योंकि मुझे पता है वो सिंगलेट स्टेट में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हम यहाँ पर सिंगलेट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरी मैं थर्ड वो बना रही हूँ सिंगलेट स्टेट, ये मेरी सेकेंड सिंगलेट स्टेट है एक्साइटेड स्टेट में, और ये मेरी फर्स्ट सिंगलेट स्टेट हो गई। हमने सिंगलेट स्टेट्स ड्रॉ कर दी हैं। सिंगलेट स्टेट्स ड्रॉ करने के बाद अब हमें पता है कि हमारी ट्रिपलेट स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती है और ट्रिपलेट स्टेट्स की एनर्जी जो है वो सिंगलेट से कम होगी। तो यहाँ पर कहीं मान लो मेरा T3 है, यहाँ मेरा कहीं पर T2 है, और यहाँ सपोज करो मेरा T1 कहीं पर है। ये भी कंप्लीट आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट हमारा जो ये डायग्राम है थोड़ा होच-पोच हो जाएगा, इस वजह से हम ये सिर्फ ट्रिपलेट को यहाँ तक ही रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं। अब उसके बाद हमें ये पता चल चुका है कि सिंगलेट स्टेट जो मेरी ग्राउंड स्टेट होगी, इस ग्राउंड स्टेट से मेरा पार्टिकल जो है एक्साइट होकर एक्साइटेड लेवल्स पर जाने वाला है। एक्साइटेड लेवल्स में जाने के टाइम पे हम यहाँ से यहाँ भी ट्रांजिशन कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ की ट्रांजिशन भी हो सकती है, मतलब यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन करके भी जा सकता है, और हमारा थर्ड लेवल पर भी ट्रांजिशन कर सकता है। अब इसमें देखो मैं कोई 4 प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ, उन चारों प्रोसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उन चारों का आपको समझना बहुत जरूरी है। एक हमारे फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस तो आपको ऑलरेडी पता ही है। इसके अलावा मैं 2 चीजें और बताऊंगी आपको, इंटरनल कन्वर्जन की बात करेंगे फर्स्ट वन, और सेकेंड हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये 2 टर्म और आप पढ़ने वाले हो। इसके अलावा आप फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस की भी बात करोगे। यहाँ पर ये अब हमने ये जो 3 लाइंस ड्रॉ करी हैं ये हमारी एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हमने 3 ही लेवल बनाए हैं। सिंगलेट की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने 3 ही लेवल बनाए हैं तो मेरी 3 ही टाइप की ट्रांजिशन पॉसिबल है ना, कि ग्राउंड स्टेट से हमारी या तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकती है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकती है, या फिर इस लेवल पे ट्रांजिशन हो सकती है। अगर आप ज्यादा लेवल बनाओगे तो पॉसिबिलिटी आपकी और बढ़ती चली जाएंगी, प्रोबेबिलिटी जो है आपकी। तो यहाँ पर अब हमें बात करनी है डी एक्साइटेशन की, क्योंकि फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस हमारा किसकी बात करता है, डी एक्साइटेशन की। और जब लोन्स्की का भी पॉइंट ऑफ कंसर्न यही है कि वो डी एक्साइटेशन को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक्साइटेड पार्टिकल अगर हमारा S1 में चला गया है या S2 में चला गया है या S3 में चला गया है, तो उसके बाद ये जो हमारा हायर लेवल पर, हम सपोज करो ये हम अपना हायर लेवल मान के चल रहे हैं सिंगलेट स्टेट का, जो हायर लेवल पे जहां तक भी पार्टिकल गया है उसके बाद ये मेरा ट्रांजिशन जो करता है, जो डी एक्साइट होता है, पार्टिकल डी एक्साइट होकर हमारा एक नीचे लेवल पर सिंगलेट पर भी ट्रांजिशन
ट्रांजिशन कर सकता है। और ये ट्रांजिशन ध्यान रखना कभी भी हमारी एनर्जी लाइट रेडिएशन को एमिट करते हुए वापस नहीं आएगी, ये यहाँ पर जस्ट हीट को ही एमिट करेगी, हीट की फॉर्म में एमिट करते हुए। और वो हीट भी किस वजह से यहाँ पर जो इवॉल्व आउट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि ये पार्टिकल जब यहाँ से इस लेवल पर ट्रांजिशन करता है या डी एक्साइट होता है तो उस टाइम पे इसके रास्ते में जो भी पार्टिकल्स आएंगे वो उनके साथ कोलाइड करता हुआ आएगा। कि जी पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो रास्ते में उसे कुछ मतलब इन बिटवीन दिस पाथ तो यहाँ पर उसे कुछ हमारे पार्टिकल्स मिलेंगे, उनके साथ ये कोलाइड कर रहा है, उसकी वजह से ये अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, S3 से S2 पे ट्रांजिशन करी और इसने यहाँ पर क्या इवॉल्व करी है, हीट इवॉल्व करी है। और अगर ये हीट इवॉल्व कर रहा है, लाइट रेडिएशन को इवॉल्व नहीं कर रहा है, हमारी एमिटेंस की बात करते थे हम हमेशा क्या कहा करते थे कि भाई एक्साइटेड स्टेट पर जैसे ही पार्टिकल जाता है एक्साइटेड स्टेट से वो जब डी एक्साइट होता है तो एक लाइट रेडिएशन को एमिट करता हुआ वापस आता है। तो यहाँ इसने जबलोंस्की ने सबसे पहला प्रोसेस यही बताया कि भाई हमारा जो पार्टिकल है वो एक्साइटेड स्टेट से एक लोअर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट पर अगर ट्रांजिशन करता है तो वो उस टाइम पे लाइट रेडिएशन को एमिट नहीं करता है, वो जस्ट हीट को इवॉल्व करता है। और हीट को इवॉल्व भी क्यों करता है, क्योंकि वो रास्ते में कोलिजन करता हुआ वापस आ रहा है, तो कोलिजन की वजह से हीट इवॉल्व होती है। और इस प्रोसेस को किसी एक सिंगलेट लेवल से दूसरे सिंगलेट लेवल पर ट्रांजिशन करना डी एक्साइट के टाइम पे उसे बोलते हैं हम इंटरनल कन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल कन्वर्जन। हीट अगर इवॉल्व हो रही है और हमारी ट्रांजिशन इसको इंटरनल मतलब हीट इवॉल्व हो रही है और हमारी ट्रांजिशन एक सिंगलेट स्टेट से दूसरी सिंगलेट स्टेट पर हो रही है तो वो प्रोसेस होता है हमारा इंटरनल कन्वर्जन। यहाँ पर लाइट रेडिएशन इवॉल्व नहीं हो रही है, यहाँ पर लाइट रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से इसको हम इस ट्रांजिशन को हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं या फिर रेडिएशन लेस ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं। दोबारा सुन लो, एक सिंगलेट स्टेट से दूसरी सिंगलेट स्टेट पर जब पार्टिकल डी एक्साइट होता है तो वो लाइट रेडिएशन को एमिट नहीं करता है, वो वहां से हीट को इवॉल्व करता है। और हीट को इवॉल्व कर रहा है अगर तो वो हमारा इंटरनल कन्वर्जन होगा, या फिर यूं कह लो एक सिंगलेट से दूसरी सिंगलेट की ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। और इंटरनल कन्वर्जन में हीट इवॉल्व होती है, लाइट रेडिएशन इवॉल्व या एमिट नहीं होती है। और इसमें हमारा अगर लाइट रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है तो ये एक रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है या फिर हमारी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगी। अब उसके बाद यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पर भी अगर ट्रांजिशन हो रही है तो भी वो किसका पार्ट है, इंटरनल कन्वर्जन का ही पार्ट है। अब उसके बाद यहाँ आने के बाद किस पर, S1 पर आने के बाद अब यहाँ से प्रोसेस डिफाइन करेगा कि इसके बाद जब ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो ग्राउंड स्टेट पर आने के प्रोबेबिलिटी जो है आपकी पॉसिबिलिटी दो हो सकती हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज आपकी क्या बनेगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो यही होगी कि ये जो पार्टिकल यहाँ तक आ चुका है लोवेस्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पर जब अगर पार्टिकल आ चुका है, इसके बाद अब इसकी पॉसिबिलिटी दो होंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो हमारी रेडिएशन लेस ट्रांजिशन ही कर जाए। रेडिएशन लेस ट्रांजिशन मतलब ये यहाँ से फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट पर आने वाला है, हो सकता है ये यहाँ पर भी हीट ही इवॉल्व करता हुआ वापस आ जाए और कोई भी रेडिएशन इवॉल्व ना करे, फिर भी ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन ही रहे। तो ये एक तो प्रोसेस हो गया हमारा ये। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि जो भी पार्टिकल हमारा सिंगलेट स्टेट पर आ चुका है, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पर आ चुका है, ये यहाँ से कुछ रेडिएशन को एमिट करता हुआ और हमारा ग्राउंड स्टेट पर आ जाए। क्या करे, सिंगलेट स्टेट पर आया, देखो सिंगलेट से सिंगलेट पे ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ से भी सिंगलेट से सिंगलेट पे ट्रांजिशन थी, ये भी सिंगलेट से सिंगलेट पे ट्रांजिशन है और यहाँ भी फर्दर हमारी सिंगलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन ही है। बट यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट्स में ट्रांजिशन थी, किसमें थी, एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन थी, एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन थी। बट अब ये ट्रांजिशन जो हो रही है एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की ट्रांजिशन है, इसीलिए हमने इसको नंबर 1 प्रोसेस का नाम दिया, इसको हमने नंबर 2 प्रोसेस का नाम दिया। और यहाँ पर इस सिस्टम को हमने क्या कहा था, इंटरनल कन्वर्जन। ये मेरा इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है
एक एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से दूसरे एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में कन्वर्जन जो है, यहाँ पर भी हमारा एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट में ही हमारे वो है डी एक्साइटेशन है। और इसमें क्या है, ये हमारा एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन है। तो ये हमारा एक फर्स्ट टाइप का प्रोसेस हो गया, जो कि एक रेडिएशन लेस प्रोसेस है, जिसमें कि एक हीट इवॉल्व हो रही है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरी पॉसिबिलिटी इसी से डी एक्साइट होने की क्या हो सकती है कि ये यहाँ से लाइट रेडिएशन को एमिट करे, लाइट को एमिट करे और हमारा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ जाए। इस प्रोसेस को आप बोलते हो फ्लोरोसेंस का प्रोसेस, फ्लोरोसेंस का प्रोसेस। और ये हमारा प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, 10⁻11 सेकेंड से भी कम टाइम में ये प्रोसेस हो जाता है, या इतने टाइम तक ही ये प्रोसेस हो जाता है, 10⁻11 सेकेंड में ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा। ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक के प्रोसेस की बात करूँ, ये टाइम लिमिट जो हमारी एक्साइटेड स्टेट से ये हमारा ग्राउंड स्टेट तक आने का टाइम जो है 10⁻11 सेकेंड है। यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, ये इतना फास्ट मतलब इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं होता, ये फटाक से ट्रांजिशन करेगा, फटाफट यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन, और यहाँ से यहाँ आने के बाद वो अपने ट्रांजिशन के टाइप को डिसाइड कर लेगा कि उसने हीट की फॉर्म में जाना है या उसने लाइट की फॉर्म में जाना है। अगर वो हीट की फॉर्म में जा रहा है तो वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का पार्ट हो जाएगा, और अगर वो लाइट की फॉर्म में ट्रांजिशन कर रहा है तो वो यहाँ पर मतलब लाइट की अगर एमिट करता हुआ ट्रांजिशन कर रहा है तो वो यहाँ से फ्लोरोसेंस का पार्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि इसमें फ्लोरोसेंस तो आ गया बट फोस्फोरोसेंस तो आया ही नहीं, तो फोस्फोरोसेंस हमारा ट्रिपलेट वाले केस में आएगा। ट्रिपलेट वाले केस में क्या होगा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था अभी इसी लेक्चर में ही कि जो हमारा जो ट्रांजिशन के चांसेस हैं या एक्साइटेशन के चांसेस हैं वो हमारे ग्राउंड स्टेट से, देखो हमारे पास सिंगलेट भी हो सकता है, हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट भी हो सकती है, बट हमारी जो ट्रांजिशन के चांसेस हैं वो सिंगलेट में ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट के। क्यों ज्यादा थे, क्योंकि हमारे जो ये प्रोसेस है ट्रांजिशन का ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, बताया भी था 10⁻13 सेकेंड में हो जाता है ये प्रोसेस। तो अगर इतने टाइम में प्रोसेस हो जाता है तो उस टाइम पे सिंगलेट कब बनती थी, अगर हमारी जो स्पिन है वो चेंज नहीं हो पाती। अब इतना कम टाइम है तो हमारे स्पिन के चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, और अगर बहुत ज्यादा कम है तो वो हमारा सिंगलेट स्टेट के में ही ट्रांजिशन करने के चांसेस ज्यादा रखेगा, क्योंकि सिंगलेट के केस में ही ऐसा था ना कि भाई ट्रांजिशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन हमारा जो ये पार्टिकल है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, अपनी स्पिन चेंज नहीं कर पाता। अगर वो स्पिन चेंज नहीं कर रहा है तो वो एक्साइटेड स्टेट जो सिंगलेट में ही जाएगा और ट्रिपलेट में जाने के चांसेस कम है। अब उसके बाद हमने ट्रांजिशंस की जो प्रोबेबिलिटीज मानी वो हमने सिंगलेट में ही ज्यादा मानी, सिंगलेट कि हमने कहा भी वो एक्साइट होके जाएगा किसी सिंगलेट में ही। अब सिंगलेट से सिंगलेट में भी वापस आ सकता है। एक दूसरी प्रोबेबिलिटी बनती है कि सिंगलेट से एक्साइटेड सिंगलेट लेवल से किसी एक्साइटेड ट्रिपलेट लेवल में ट्रांजिशन कर जाए। क्या कहा, एक सिंगलेट से एक्साइटेड सिंगलेट में डी एक्साइट होने की बात तो हमने कर ली कि सिंगलेट से सिंगलेट में ही डी एक्साइट हो गया। अब हमें पता है कि हर एक ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी अपने सिंगलेट से कम है। इसकी अगर ये सिंगलेट की बात कर रही हूँ, अगर मेरा ट्रांजिशन करके S3 में गया हुआ है तो उसकी एनर्जी जो ट्रिपलेट की है वो डेफिनेटली उससे कम होगी, मतलब इसका एनर्जी लेवल हमारा कहीं ना कहीं कम पे ही लाई कर रहा होगा, इसका भी हमारा एनर्जी लेवल कम पे और इसका भी हमारा एनर्जी लेवल जो है ट्रिपलेट का, अगर दोनों सिंगलेट की बात करें और सिंगलेट ट्रिपलेट की बात करें और सिंगलेट ट्रिपलेट की इनकी बात करते हैं तो इनकी ट्रिपलेट वालों की एनर्जी कम होगी। तो हमने एक चांस तो कर लिया कि भाई सिंगलेट से किसी दूसरे सिंगलेट लेवल पर ट्रांजिशन कर जाए और ट्रांजिशन डी एक्साइट हो जाए, मतलब डी एक्साइट के टाइम पे वो हीट इवॉल्व करता है और वो वहां पर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कर रहा है। सेम केस हमारा यहाँ पर भी हो सकता है कि जाएगा तो ट्रांजिशन करके ग्राउंड लेवल से तो हायर लेवल पे सिंगलेट पे जाने के बाद वो जब डी एक्साइट होने लगता है, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम है। ज्यादातर चांसेस हमारे यही प्रोसेस के होते हैं। ये हमारी ऑलमोस्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन बोली जाती है। कैसी ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशंस बोली जाती हैं, जो कि हमारी अलाउड ट्रांजिशन नहीं होती हैं। अलाउड, देखो ट्रांजिशंस या तो हमारी अलाउड हो सकती हैं या हमारी फॉरबिडन ट्रांजिशंस हो सकती हैं। तो ये ऑलमोस्ट
फॉरबिडन ट्रांजिशंस बोली जाती हैं। इनके होने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर चांसेस हैं, बट इन कुछ केसेस में ये अगर ट्रांजिशन हो जाती है तो वो क्या होगा, देखिए ये सिंगलेट स्टेट से किसी ट्रिपलेट स्टेट में हमारा डी एक्साइट होगा और वहां पर भी ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन ही होगी। देखो मैं इस तरह से कर्विंग फॉर्म में दिखा रही हूँ ट्रांजिशंस को, तो वो हमारी हीट इवॉल्व हो रही है उस केस में। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखा रही हूँ तो वहां पर हमारी लाइट इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पर भी मैं कर्विंग फॉर्म में ही दिखा रही हूँ, तो कर्विंग फॉर्म में दिखा रही हूँ तो यहाँ भी मेरी हीट इवॉल्व होगी। और अगर हीट इवॉल्व हो रही है बट यहाँ पर एक सिंगलेट से किसी दूसरे ट्रिपलेट में, मतलब सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन हो रही है, ये तो सिंगलेट से सिंगलेट में थी ट्रांजिशन, इसको मैंने नाम दिया इंटरनल कन्वर्जन का, बट यहाँ पर सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन हो रही है और सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होती है तो उसको हम नाम देते हैं, नाम लिख रही हूँ यहाँ पर, इंटर कन्वर्जन ट्रांजिशन, इंटर सिस्टम कन्वर्जन ट्रांजिशन, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। ये हमारा होता है अगर एक सिंगलेट से किसी दूसरे ट्रिपलेट में ट्रांजिशन हो रही है तो वो मेरी इंटर सिस्टम कन्वर्जन है। मतलब सेम ही स्पिन मल्टीप्लिसिटी वालों में ट्रांजिशन हो, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब इसकी सिंगलेट है, ये सिंगलेट है तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, अगर ये भी सिंगलेट है तो भी इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1। अगर सेम मल्टीप्लिसिटी में अगर ट्रांजिशन हो रही है तो वो हमारी रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, तो उनका नाम होगा इंटरनल कन्वर्जन ट्रांजिशन। और अगर हमारी डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी वाली ट्रांजिशंस हो रही हैं, क्योंकि इसकी सिंगलेट की ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो 1 और ट्रिपलेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो 3, तो डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले ट्रांजिशंस को हम क्या नाम देते हैं, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। और इंटर सिस्टम कन्वर्जन भी हमारा रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होती है, इसमें भी हमारी हीट इवॉल्व हो रही होती है। तो अब इसके बाद ट्रिपलेट से ट्रांजिशन फिर से किसमें, सिंगलेट में, सिंगलेट से ट्रांजिशन कहाँ, ट्रिपलेट में। ये सारे की सारी ट्रांजिशन ही हमारी क्या है, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। इंटर सिस्टम कन्वर्जन में यहाँ पर ट्रिपलेट से फिर से सिंगलेट में। अब सिंगलेट से सिंगलेट स्टेट पर जब आ जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आ जाएगा जब, उसके बाद फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अब ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होनी है, वो कैसे होगी। अब यहाँ से फिर से ट्रिपलेट स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में अगर ये देखो उसके पास पॉसिबिलिटी है, पार्टिकल के पास अगर पॉसिबिलिटी है इंटर सिस्टम कन्वर्जन की, तो इंटर सिस्टम कन्वर्जन में वो सिंगलेट से ट्रिपलेट पे, ट्रिपलेट से सिंगलेट पे, सिंगलेट से ट्रिपलेट पे ऐसे ट्रांजिशन करता हुआ लोवेस्ट जो एक्साइटेड स्टेट है ट्रिपलेट का वहां तक तो आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम एनर्जी अगर इनमें देखी जाए तो लोवेस्ट ट्रिपलेट की ही है ना, तो यहाँ तक वो आ जाएगा। जैसे यहाँ आने के बाद हमारे दो केस अराइज हुए थे कि वो हीट की फॉर्म में भी जा सकता है और लाइट एमिट करता हुआ भी जा सकता है, हीट भी इवॉल्व कर सकता है और लाइट भी एमिट कर सकता है। यहाँ पर भी ऐसे ही चांसेस बनेंगे कि हमारा जो फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट पे आने के बाद भी दो चांसेस बन जाएंगे। वो दो चांसेस कौन से होंगे, फर्स्ट वन जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, फर्स्ट टाइप की ट्रांजिशन ये होगी ग्राउंड स्टेट में आने की, सेकंड टाइप की होगी। अब थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो थर्ड में क्या होगा, फिर से वही केस कि हो सकता है हीट इवॉल्व करता हुआ हमारा ग्राउंड स्टेट तक आए। अगर वो हीट इवॉल्व करता हुआ आ रहा है तो इसका मतलब इंटर सिस्टम कन्वर्जन वहां पर हुआ है। क्यों इंटर सिस्टम कन्वर्जन कह रहे हैं, क्योंकि ट्रिपलेट से सिंगलेट पे आ रहा है। यहाँ पर सिंगलेट से सिंगलेट पे आया था, नाम दिया इंटरनल कन्वर्जन का। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिपलेट से सिंगलेट पे आ रहा है, तो ये हमारा नाम क्या होगा, इंटर सिस्टम कन्वर्जन की हमारी यहाँ पर, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, तो ये हमारी इंटर सिस्टम कन्वर्जन ट्रांजिशन है। अब फोर्थ केस क्या बनता है इसका, फोर्थ केस है वही कि भाई लाइट रेडिएशन एमिट करता हुआ, यहां से इसने लाइट एमिट करी और ट्रांजिशन करता हुआ हमारा ग्राउंड स्टेट पर आ गया, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोस्फोरेसेंस का। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो, फोस्फोरेसेंस, ये फोस्फोरेसेंस प्रोसेस हुआ। अब इस फोस्फोरेसेंस प्रोसेस में और फ्लोरोसेंस में क्या डिफरेंस आया, देखो है तो दोनों सेम ही ना, ये भी हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आकर ट्रांजिशन कर रहा है, ये भी हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आकर ट्रांजिशन कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस
फ्लोरोसेंस क्या हुआ, ये वाला प्रोसेस जो है हमारा फास्ट प्रोसेस है। सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन हमारी फास्ट प्रोसेस है, ये भी सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन हमारी फास्ट प्रोसेस है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारी सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन है, ये भी हमारा एक फास्ट प्रोसेस है। बट यहाँ पर सिंगलेट से ट्रिपलेट में आने में इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटीज चेंज हो रही है और हर स्टेप पे चेंज हो रही है। यहाँ भी चेंज हुई, यहाँ भी चेंज हुई, यहाँ भी, और यहाँ भी हमारी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटीज है वो चेंज हो रही हैं। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज करने में इनको टाइम लगता है, इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। और अगर टाइम लगता है तो ये टाइम लैग के बाद होने वाले प्रोसेस को ही तो हमने क्या कहा था, फोस्फोरेसेंस। जब हमने एक्सप्लेन किया था फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस को कि इंस्टेंटेनियसली होता है एमिशन, तो वहां पर हमारा फ्लोरोसेंस होता है, और अगर टाइम लैग के बाद होता है तो वो हमारा फोस्फोरेसेंस होता है। तो फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस को हम यहाँ एक्सप्लेन कर चुके कि भाई हमारे अगर एक पार्टिकल जो है एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो वहां से वापस आने के उसके 4 प्रोसेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज आपका नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन विच इज इंटरनल कन्वर्जन, एंड सेकेंड वन इज फ्लोरोसेंस विच इज लाइट एमिटिंग प्रोसेस, और यहाँ पर ये थर्ड वन इज आवर इंटरनल इंटर सिस्टम कन्वर्जन, और ये भी हमारा कैसा है, एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। और फोर्थ वन इज दी फोस्फोरेसेंस विच इज लाइट एमिटिंग प्रोसेस। तो ये आपका हुआ जबलोंस्की डायग्राम। जबलोंस्की ने 4 टाइप के प्रोसेस आपके एक्सप्लेन करे हैं कि आपकी लाइट रेडिएशन अगर अब्सॉर्ब हो रही है, अब्सॉर्ब होने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल को भेजती है, और वापस आने के टाइम पे वो कोई 4 प्रोसेस कर सकती है, चारों में से कोई एक कर सकती है। ये तो हुए फिजिकल प्रोसेस। एक प्रोसेस ये भी हो सकता है कि एक्साइटेड स्टेट में गया और वहां से उसने कोई केमिकल चेंज कर लिया, वो तो एक डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है। बट जबलोंस्की ने किसकी बात की है, यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस की बात की है। तो ये आपका ये हुआ कंप्लीट जबलोंस्की डायग्राम। इसके अलावा और क्या रहेगा कि आपका जो है फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस ये टाइम लैग में डिफरेंस करता है। ऐसे देखो, ये हमारा सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन है। जैसे फ्लोरोसेंस की अगर आप बात करो, सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन है, ये भी हमारा सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन है, मतलब एक्साइटेड से फास्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में भी आ रहा है, तब भी ये हमारा सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन है। और ये एक फास्ट प्रोसेस है। ये फास्ट प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर ये कोई केमिकल चेंज करने के लिए इसके पास टाइम ही नहीं है, ये इतना इजीली हो जाता है, इतना जल्दी ये यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा कि इसमें कोई भी हमारा केमिकल चेंज होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कि अगर फ्लोरोसेंस जहां पर हो रहा है, जो पार्टिकल फ्लोरोसेंस करने की टेंडेंसी रखता है, उसके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है या उसके पास चांस ही नहीं है केमिकल चेंज करने के। बट इस केस में केमिकल चेंज होना पॉसिबल है। कैसे, देखो ये हमारा सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में आ रहा है और एक स्लो प्रोसेस है। ये तो हमने कहा ना भाई बहुत फास्ट प्रोसेस है, बट ये भी हमारा एक स्लो प्रोसेस है। और स्लो प्रोसेस होने की वजह से इस पार्टिकल के पास इतना टाइम होता है, अगर ये जैसे ग्राउंड स्टेट पे आने से पहले ये इतने स्लो प्रोसेस करता हुआ वापस आ रहा है कि इसके पास इतना टाइम होता है, अगर ये कोई केमिकल चेंज करना चाहता है तो ये केमिकल चेंज कर सकता है इतने टाइम में, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन इसका बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा और क्या बातें रह गई, आपके फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस के दोनों की ही ड्यूरिंग, चाहे आप फ्लोरोसेंस की बात कर लो चाहे आप फोस्फोरेसेंस की बात कर लो, जो एमिटेड रेडिएशन होती है उसकी एनर्जी कम होती है जितना अमाउंट इसने अब्सॉर्ब करा था। यहाँ से कुछ अमाउंट अब्सॉर्ब हुआ, अब्सॉर्ब होने के बाद ही जो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में जब वो गया पार्टिकल, चाहे किसी भी एक्साइटेड स्टेट में गया हो, वहां पर उसकी जो एनर्जी होती है और जो एमिटेड जो पार्टिकल है उसके टाइम पे जो लाइट रेडिएशन की एनर्जी होती है, वो लाइट रेडिएशन की एनर्जी दोनों ही केसेस में अब्सॉर्बिंग रेडिएशन से कम होती है। चाहे यहाँ पर बात कर लो चाहे यहाँ पर बात कर लो, अब्सॉर्बिंग रेडिएशन की एनर्जी से कम होती है। अब वो किस लिए होगी, देखो, क्योंकि चाहे वो फ्लोरोसेंस के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है चाहे वो फोस्फोरेसेंस के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, इसके केस में इंटरनल कन्वर्जन होता है, इसके केस में इंटर सिस्टम कन्वर्जन होता है। दोनों के केस में ही यहाँ पर हीट जो है इवॉल्व हो रही होती है और वो हीट आपकी कोलिजन की वजह से है। तो यहाँ कुछ हीट जो इवॉल्व हुई है वहां पर एनर्जी लग गई, इसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है तो वहां पर आपकी एनर्जी लग गई है। तो इसकी वजह से एनर्जी जो है हमारी जो लास्ट में हमें मिलती है वो वाली एनर्जी, हमारी एमिटेड पार्टिकल की एनर्जी जो है वो हमारी अब्सॉर्बिंग पार्टिकल की एनर्जी से कम होती है। और अगर एनर्जी कम है, एनर्जी जो है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू आपका किसके इक्वल होता है, C बाय लैम्डा के। तो C बाय लैम्डा के अगर इक्वल है तो मेरी E की वैल्यू क्या आ जाएगी, H इंटू
c बाय लैम्डा। तो ये हमारा E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, लैम्डा के। अगर एनर्जी कम हो रही है दैट मीन्स वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो एमिटिंग पार्टिकल यहाँ पर होगा उस एमिटिंग पार्टिकल की लाइट रेडिएशन की वेवलेंथ तो ज्यादा होगी और एनर्जी हमारी कम होगी। तो आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा कोई भी पार्टिकल अब्सॉर्ब करने के बाद लाइट रेडिएशन को एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद किस किस तरह के चेंजेस कर सकता है। ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके बाद बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।